हेलो स्टूडेंट, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपका फिर से स्वागत है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग अपनी सफलता प्राप्त करें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। यहाँ जो भी विषय पढ़ाए जा रहे हैं वे पूरी लगन, निष्ठा और विस्तार से पढ़ाए जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि ये सभी वीडियो आपके लिए वरदान साबित हो। यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो आप सभी से लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और साथ ही आप सभी कृपा करके इसे अपने भाइयों, बहनों एवं दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे वे भी इसका लाभ उठा सके। आगे हम समय को ध्यान में रखते हुए अपने विषय पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर दिया है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त दिया गया है, ठीक है। और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के परिगत एक त्रिभुज इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC, जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है, इनकी लंबाई 8 और 6 सेंटीमीटर है। तो देखिए आकृति में दिया है 10.14, भुजाएं AB और AC का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फिगर पर ध्यान देते हैं। देखिए फिगर कैसे बना है। ये हमारा वृत्त है और यहाँ पर जिसका केंद्र O है और वृत्त के परिगत त्रिभुज निर्मित किया गया है। वृत्त के परिगत क्या है? एक त्रिभुज निर्मित किया गया है। ठीक है, वृत्त है, वृत्त के परिगत क्या है? त्रिभुज निर्मित है। इसका नाम क्या है? यहाँ पर नेम दिया A, B एंड C। और यहाँ पर देखो दिया है D है और यहाँ पर OD बनाया गया है। OD यहाँ पर खींचा गया है। उसके बाद क्या दिया है? यहाँ दिया है CD बराबर कितना? 6 cm और BC बराबर दिया है 8 cm। यह दिया गया है और हमको बताना है AB और AC का वैल्यू बताना है। AB और AC का वैल्यू बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ से भी लेकर के O से मान लो यहाँ पर मिला देते हैं, चाहे डॉट करके मिला देना, चाहे उस तरह से या रचना में हम कर देते हैं। और यहाँ भी जो स्पर्श बिंदु है इससे भी O को मिला देते हैं, ठीक है। O बिंदु से इसको, इस स्पर्श बिंदु को भी मिला देते हैं, यहाँ भी मिला देते हैं। और जैसे यहाँ D लिखा है तो हम यहाँ पर E लिख देते हैं और यहाँ F मान लेते हैं, ठीक है। अब देखें 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर है, ये हमको मालूम है। वृत्त की त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन को देखें फिर से। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC की लंबाई दी गई है। एक से त्रिभुज खींचा गया है और इसमें BD और DC की लंबाई दी गई है, जहां BC रेखा को D बिंदु क्या करता है? विभाजित करता है, यानी उसको काटता है, 2 भागों में बांट देता है। ये दिया गया है। हमें AB और AC का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे।
अभी हम लोग प्रमेय में पढ़े हैं कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में समान होती हैं। यही हमने बताया है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में समान होती है। इसलिए यहाँ पर BD बराबर क्या हो जाएगा, BD बराबर BF होगा। ठीक है, यहाँ पर BD बराबर BF। ठीक, अर्थात यह 6 है तो ये भी क्या हो गया, 6 हो गया हमारा। उसी प्रकार इसी वृत्त के बाहर बिंदु जो है C है, C से खींची गई स्पर्श रेखा CE और CD यहाँ पर दी गई है। यहाँ CE और CD दी गई है तो यहाँ पर C और CD भी आपस में समान होंगी। अब ये दोनों जब बराबर होंगी तो यह 8 है तो ये भी कितना होगा, 8 हो जाएगा। और तीसरा जो हमारा A बिंदु है, A बिंदु से इस वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं AF और AE है तो यहाँ पर जो हमारा AF का मान होगा वही मान हमारा AE का होगा। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि AE का मान यदि x होगा तो AF का मान भी क्या होगा, x होगा। बस यह मान लेते हैं। अब देखो क्या करते हैं, अब यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि यह लिख देंगे, चूंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं। यह प्रमेय हम लोग पढ़ चुके हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं। तो यहाँ B से खींचा गया BD और BF, इस पे यहाँ लिखेंगे BD इक्वल हो जाएगा BF और ये इक्वल हो जाएगा 6CF। उसी प्रकार C से अगर लेंगे तो CD और C होगा तो CD बराबर हो जाएगा CE और इसका मान हो जाएगा 8CF। और यहाँ A से खींचेंगे तो AF और AE होगा, AF बराबर AE, इसको हम मान लेते हैं बराबर x CM, इसको मान लेते हैं, मान लेते हैं F और A बराबर क्या है, x। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, यहां से अगर इसको मिला दिया जाए और इसको मिला दिया जाए, ठीक है, या हम इसी तरह से A से O को भी मिला देते हैं ऐसे। आगे बात समझ में। अब देखो एक फार्मूला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यदि उसकी तीनों भुजाएं ज्ञात हो, अगर कोई त्रिभुज दिया हो और त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं ज्ञात हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट में s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, जहां पर ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है। ठीक है, जहां पर यस क्या होता है, यस इक्वल फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, अर्थात a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, यहाँ a जो है त्रिभुज की पहली भुजा है, b क्या है त्रिभुज की दूसरी भुजा है और c जो है त्रिभुज की तीसरी भुजा है। त्रिभुज के तीनों भुजाओं की ये लंबाइयां हैं a, b और c, और यस जो है यह त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं अर्ध परिमाप। यस को ही कहा जाता है अर्ध परिमाप। परिमाप माने तो मालूम ही होगा सबको, परिमाप का मतलब होता है कि बाहरी माप, बाहर से माप दिया जाए तो वह माप जो परिमाप कहलाता है। और अर्ध परिमाप कहने का मतलब क्या, उसका आधा माप, बाहर वाला जो परिमाप नापा गया है उसका आधा, जो नापे गए हैं उसका हाफ होता है अर्ध परिमाप।
तो यहाँ पर ये ध्यान देना है, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है। अब यहाँ पर अगर BC निकालेंगे तो देखो BC बराबर क्या है हमारा, BC अब यहाँ पर होगा 6 + 8, क्योंकि BD धन DC होगा। BC का मान कितना होगा, BD + DC यानी 6 + 8 बराबर कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। उसी तरह से और BC मान लेते हैं दूसरा, या इसी को हम मान लेते हैं, जैसे देखो ये फार्मूला हमारा ABC में दिया है। अब इसको हम मान लेते हैं भुजा A बराबर, A का मान लेते हैं हम, यहाँ इतना रखेंगे, ठीक है, हम पहले मान ले रहे हैं। B बराबर अगर हम इसको मान लें, AC को मान लें, तो B बराबर अगर AC को ले लिया जाए तो AC बराबर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यानी 8 + x, यह तुम्हारा हो गया 8 + x CL। इसको तो जोड़ नहीं सकते हैं। और C हम अगर AB को माने तो C बराबर हो जाएगा AB, और यह हमारा माप हो जाएगा 6 + x, ये हम निकाल लें, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, पहले यश का मान निकालेंगे। तो यश बराबर इक्वल होता है, यानी अर्ध परिमाप बराबर होता है A + B + C/2। ABC का वैल्यू रख देते हैं, तो देखिए A का वैल्यू दिया है यहाँ 14 प्लस B का वैल्यू दिया है 8 + x, C का वैल्यू दिया है 6 + x अपन 2, इसका वैल्यू हम निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो कितना होगा, 14 और 8 होता है 22, ठीक है, 14 8 22, और 22 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 28 प्लस 2x/2। अब 28 भी देखो 2 से कट जाएगा, यहाँ 2 भी 2 से कट जाएगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 14 + x, कितना है 14 + x CM। यही हमारा यश का वैल्यू है, यानी यही हमारा अर्ध परिमाप है, यही यश का मान है। यश ज्ञात करने के बाद अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो देखो ABC जो त्रिभुज दिया गया है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला रूट में s × s - a × s - b × s - c से निकालते हैं। अब रूट में यस यही हमारा दिया है 14 + x, 14 + x इंटू यस माइनस ए, तो यस का मान तो यही है 14 + x और माइनस ए देखो ये BC माने थे, इसका मतलब कितना था इसका BC, यहाँ से यहाँ तक 8 6 14 -14। ध्यान देंगे कहाँ क्या मान रख रहे हैं, यहाँ वाला मिटा दिए है, लेकिन यहाँ देखेंगे BC का मान यहाँ 14 लिखे होंगे, ठीक है। उसके बाद s - b, तो देखो s का मान तो ही रहेगा 14 + x, 14 + x और माइनस b हम इसको माने थे, इसको b माने थे 8 + x, यहाँ लिखे थे b का वैल्यू 8 + x, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -8 - x हो जाएगा, यहाँ होगा -8 और -x। अब यहाँ देखो a यहाँ पर s है, s - a है, s - b है, अभी हमको s - c बाकी है, यही उतार देते हैं s की जगह पर, फिर 14 + x होगा और -c, जब c लेंगे तो यहाँ पर घटाएंगे -6 - x, -6 - x, ये भी रूट के भीतर है। अब इसको सॉल्यूशन निकालेंगे, रूट में 14 + x ऐसे ही रहेगा, यहाँ देखो ये 14 में 14 कैंसिल हो गया तो केवल x बचेगा, और यहाँ पर 14 में
8 जाएगा, ठीक है, 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा, और यहाँ x और x कैंसिल हो गया, यहाँ केवल 6 बचा है, और यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, और 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा। कितना हमारा हुआ? अब आगे नीचे यह हम निकाल दिए हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल फार्मूले से। अब देखें, अब क्या करेंगे, त्रिभुज ओबीसी का क्षेत्रफल निकालते हैं, केवल एक पार्ट का क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ पर जो त्रिज्या है, जब इस पार्ट का हम क्षेत्रफल पहले निकालें तो कितना क्षेत्रफल होगा ये पहले देख लें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ओबीसी का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे त्रिभुज ओबीसी का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज ओबीसी का क्षेत्रफल देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई किसे कहते हैं, आधार से लंबवत दूरी ऊंचाई कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर आधार से लंबवत दूरी को ऊंचाई कहते हैं। आगे बात समझे ना। अब यहाँ देखें 1/2 गुणे आधार, आधार यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो कितना हुआ, 8 से 14, आधार हो गया आपका 14, और गुणे ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 4 है। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 2 से 2 दूनी 4, 14 दूनी 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये भी जो क्षेत्रफल है ये भी सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा, क्योंकि लंबाई सेंटीमीटर में दी गई है। ए ओबीसी का क्षेत्रफल निकालें। अब त्रिभुज ओसीए का क्षेत्रफल निकालेंगे। ओसीए का क्षेत्रफल बराबर, फिर फार्मूला ही रहेगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 रहेगा। अब आधार इसमें यहां से यहां तक की दूरी लेंगे, अर्थात एसी हो जाएगी, इसको ध्यान देंगे, और ऊंचाई हमारी ओई होगी, ओई। अब आगे 1/2 गुणे एसी, एसी यहां से यहां तक की दूरी हो गई हमारी 8 + x, यहां तक दूरी है 8 + x इंटू ओई। अब ओई यह दूरी लेंगे, ये तो हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्याएं आपस में समान होती हैं। ओई बराबर भी क्या होगा, 4 होगा, और ये भी हमारा 4 होगा, तो यह 4 हो जाएगा। इसको भी क्रॉस करेंगे तो 2 × 2 = 4, अर्थात आ गया हमारा 2 × x, सॉरी 8 + x, 2 × 8 + x सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा ओसीए का क्षेत्रफल निकला। अब फिर क्या करेंगे, त्रिभुज ओएबी का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ओएबी का क्षेत्रफल बराबर, इसका भी 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार, आधार यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे, ये दूरी कितनी है, AB, इसका नाम है AB, और गुणे ऊंचाई इसकी OF। फिगर को ध्यान से देखना है, ये दूरी है OF, ये बीच में O है, केंद्र है। समझ में आ रहा होगा सभी को। अब आगे देखें, यहाँ वैल्यू रख दें 1/2 × AB, AB का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है 6 + x, इसके पहले वैल्यू लिखे हैं, तो AB का मान है 6 + x, I × OF 4 ही होगा। इसको भी 2 से कैंसिल करेंगे, 2 × 2 = 4, तो हो गया हमारा 2 × 6 + x सेंटीमीटर का स्क्वायर। यह हम क्या किए हैं, देखिए यहाँ पर पहले तो एक बार जो यह निकाले हैं, ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लिए, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, या ABC पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिए, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या किए हैं कि त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल निकाले हैं, फिर यहाँ पर हम त्रिभुज OCA का क्षेत्रफल निकाले हैं, और यहाँ पर हम त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकाल दिए हैं। अगर इन तीनों को क्षेत्रफल जोड़ दिया जाए तो इस क्षेत्रफल के बराबर होगा, है ना, क्योंकि उसी का 3 क्षेत्रफल निकाले हैं, 3 भाग निकाले हैं। तो अब हम यही करेंगे, यहां तक नोट करो।
नेक्स्ट देखें, यहाँ पर हमें त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, यह ध्यान रखना कितना बनाए हैं और इन सब का भी क्षेत्रफल जितना आया है। इसको मिटाते हैं, देखें अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज ओबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओबीसी धन त्रिभुज ओसीए प्लस त्रिभुज ओएबी ओएबी, ये तीनों का क्षेत्रफल क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ देखिए समझ में आया क्या लिखे हैं, लिखे हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ओबीसी, तो देखो ओबीसी प्लस त्रिभुज ओसीए प्लस त्रिभुज ओएबी, तो तीनों क्षेत्रफल अगर जोड़ दिया जाए तो एबीसी के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू रख देते हैं। अब हमें केवल वैल्यू रखना है। वैल्यू देखिए कैसे रखते हैं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल यही दिया है, रूट में है 6 8 जगह 48 होता है, 6 8 48 यक्स, अब ब्रैकेट में हो जाएगा 14 प्लस यक्स बराबर। अब त्रिभुज ओबीसी का क्षेत्रफल कितना है, 28 है। ओसीए का क्षेत्रफल है 2 इंटू 8 प्लस एक्स प्लस 2 इंटू 8 प्लस एक्स प्लस ओएबी का क्षेत्रफल निकाले हैं 2 इंटू 6 प्लस एक्स। ठीक है, यहां तक सभी लोग ध्यान से देखेंगे, मिला भी लेना कहीं मिस्टेक ना हो। अब आगे चलते हैं, यहां देखें, अब इसको हम अभी वैसे ही रहने देते हैं। 48 एक्स इंटू 14 प्लस एक्स, ये ब्रैकेट है, इक्वल, इसको हम क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। 28 प्लस 2 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 या 60, 2 में x का मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 या 12, 2 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x। गुणा देख लें, 28 2 8 16, x का गुणा 2x, 2 6 के 12, 2 में x का गुणा 2x। अब यहां पर फिर रूट में 48x इंटू 14 प्लस x इक्वल, x वाले पद को एक साथ जोड़ लें, 2x प्लस 2x कितना हो गया 4x, प्लस संख्या को एक साथ जोड़ दें 28 और 16 12, तो देखो 28 12 होता है 28 2 3 10 40 और 40 और 16 होता है 56, यहाँ हो गया 56। ठीक है, अब इक्वल रूट में यहां पर 48x इंटू 14 प्लस एक्स इक्वल, यहां भी दोनों में से हम 4 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा x प्लस 14। ठीक है, दोनों में से 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का स्क्वायर। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और देखिए वर्ग करेंगे तो ए रूट समाप्त हो जाएगा। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ए रूट हमारा समाप्त होगा और यहां हो जाएगा हमारा 48 एक्स इंटू 14 प्लस एक्स, केवल रूट समाप्त होगा। यहां वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ इसको फिर सॉल्यूशन निकालेंगे। यहाँ देखें
चाहे तो इसको कटा के छोटा कर सकते हैं, 16 एकम 16, 16 तिया 48, ये कटा सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में बीच में कोई साइन नहीं है। अब यहाँ पर कितना हुआ 3x इंटू 40 प्लस x इक्वल, इसको तोड़ देते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर, तो होगा x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab 2 गुणे x गुणे 14 तो हो जाएगा 28x 28x, अब प्लस 14 का वर्ग होता है 196। आ गया समझ में? अब सबको इसको भी मल्टीप्लाई करके एक पक्ष में लेकर चले जाते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में 14 का गुणा करेंगे, 3 में 14 का गुणा 14 तिया 42x, और 3x में x का गुणा करेंगे तो प्लस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर बराबर क्या होगा x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 196। अब आगे देखें यहाँ पर, अब आगे इसमें यहाँ पर 3x स्क्वायर ले लेते हैं प्लस 42x, इसको भी उतार लेते हैं। अब ये जितने पद हैं राइट हैंड साइड में उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में इधर लाते हैं, तो यहाँ आने पर ये क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा माइनस 28x, यहाँ होगा माइनस 196 इक्वल 0, ये हमारा ऐसे प्राप्त होगा। अब आगे देखें हम, इसको हम यहाँ कर दे रहे हैं कुछ पार्ट यहाँ पर, देखें यहाँ से फिर शुरू कर दे रहे हैं इक्वल, अब देखें 3x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो कितना होगा 2x स्क्वायर। अब यहाँ देखें 42x यानी 42x में से 28x घटाना है, तो 28 4 32 10 42 14 बचेगा, 42 में से 28 आएगा तो कितना बचेगा 14x, तो प्लस 14x यहाँ होगा प्लस 14x, यहाँ इम्प्लाइज से साइन कर देंगे, प्लस 14x हो जाएगा, 42 में से 28 गया 14, और यहाँ पर है माइनस 196, माइनस 196 बराबर 0। अब इसको और 60 फॉर्म में लाने के लिए यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 से यहाँ भाग देंगे तो 2 9 18 और 2 8 16, ये हो गया। अब यह द्विघाती समीकरण है, ठीक है। द्विघाती समीकरण में इसको हम मिडिल टर्म फैक्टर से इसको सॉल्व करते हैं। मिडिल टर्म फैक्टर जो है यानी मध्य पद का गुणनखंड निकालने की विधि जो है पिछले कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें क्या किया जाता है कि हाँ सबसे पहले तो देख लेते हैं कि जो समीकरण है वह उनके जो पद हैं अर्थात जो चर पद हैं, जैसे x यहाँ पर दिया गया चर पद है तो यह चर पद की जो घात है वह आरोही क्रम में होना चाहिए अथवा अवरोही क्रम में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अवरोही क्रम में है, x पर घात 2 है, x पर घात 1 है, x पर यहाँ घात नहीं है, अर्थात ये अवरोही पद में दिए गए हैं। अब क्या करेंगे पहले और अंतिम का मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 98 ही होगा। 98 में जब दोनों मल्टीप्लाई करते हैं पहले और तीसरी जो संख्या रहती है अचर पद का, तो मल्टीप्लाई करने के बाद उसका हम लोग क्या करते हैं फैक्टर निकालते हैं। जैसे 98 हुआ तो 98 का फैक्टर जब निकालेंगे तो देखो 2 से 2 चौको 8 2 18, अब 7 इंटू 7 7 7 49 ऐसे कट जाएगा, तो 2 गुणे 7 गुणे 7। अब क्या देखते हैं कि चूंकि पहला पद यहाँ प्लस है और लास्ट वाला तीसरा पद यहाँ माइनस है, अर्थात बीच वाला हमको घटा के लाना है। अगर पहली और तीसरे जो पद हैं इनके दोनों के चिन्ह अगर अलग अलग हो मतलब एक प्लस हो एक माइनस हो, तो हम बीच वाले पद को घटा के लाएंगे, और यदि दोनों के चिन्ह एक समान हो अर्थात दोनों यदि प्लस हो अथवा दोनों यदि माइनस हो तो उसे क्या करेंगे जोड़ के लाएंगे। ठीक है, समान चिन्हों को जोड़ते हैं और समान चिन्हों को होने पर घटाते हैं। तो यहाँ देखें अब हमको सोचना है कि क्या करना है, 7 कैसे आएगा, तो देखो यहाँ पर 7 2 एक साथ 7 दूनी 14 और 14 में से 7 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, और 14 में 7 का गुणा करेंगे तो 98 भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए स्टेप देखें, अगला स्टेप है x स्क्वायर
प्लस 7 को हम लिख सकते हैं 14 माइनस 7। यहीं से पता कर लेते हैं कौन कौन सा जोड़ा बनेगा। 2 7 1 7 7 1 7 तो हो गया 2 7 14 और यहाँ पर 7 तो 14 माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 98 इक्वल 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 14x माइनस 7x माइनस 98 इक्वल टू 0। इसमें दोनों में हम x कॉमन लेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 और यहाँ पर माइनस 7 अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 यहाँ भी हो जाएगा। देखिए 7 जब कॉमन लेंगे तो इसमें x बचेगा और सॉरी दोनों में माइनस जब कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा प्लस और यहाँ 7 से 14 7 98 इक्वल 0। अब नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पर, नेक्स्ट यहाँ पर होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 14 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा हमारा एक्स माइनस 7 इक्वल 0। अब यह हमें प्राप्त हुआ। अब यहाँ इफ आइदर का अगर प्रयोग करेंगे तो इफ एक्स स्क्वायर प्लस 14 इक्वल 0 हो तो एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा माइनस 14। सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ एक्स होगा। देखिए यहाँ ध्यान दें, इन दोनों में x कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर x प्लस 14, क्योंकि एक x निकाल दिए तो एक x बचा है, एक 14 बचा है। इन दोनों में माइनस 7 कॉमन लेंगे तो s प्लस 14, तो यहाँ पर x इंटू एस प्लस 14 माइनस 7 इंटू एस प्लस 14 और यहाँ पर s प्लस 14 दोनों में कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा x माइनस 7। अब यहाँ इफ आइदर का प्रयोग, तो यदि इतना बराबर 0 होगा तो एक्स स्क्वायर यानी x बराबर हमारा माइनस 14 होगा। ये अमान्य होगा। अमान्य इसलिए कहते हैं, अमान्य कहने का मतलब है कि मान्य नहीं होगा। क्यों मान्य नहीं होगा? क्योंकि किसी की लंबाई, किसी त्रिभुज की लंबाई अथवा किसी वस्तु की लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए दूसरे को लेकर चलेंगे। आइदर या तो x माइनस 7 इक्वल 0 हो तो x बराबर हो जाएगा 7 cm और यही x जो मान होगा ये 7 होगा। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर x का मान। लेकिन बुक में देखिए पूछा है कि AB और AC का मान हमें ज्ञात करना है। हमें बताना है कि AB कितना होगा और AC कितना होगा। अब हम यहाँ पर लिख के बता सकते हैं कि AB की माप यानी AB बराबर कितना होगा। यहाँ देखिए मेन पॉइंट यहाँ पर है, AB बराबर जब निकालेंगे तो AB यहाँ से यहाँ तक है, ये 6 है, इस x का मान 7 आया है तो 6 धन 7 तो 6 धन 7 बराबर हो गया 13 cm। और दूसरा AC पूछा है तो AC बराबर हो जाएगा यहाँ 7 धन 8 यानी इधर का 7 प्लस 8 बराबर 15 cm। यह हमारा आंसर हो जाएगा। इसे इसको एक बार देख लें ध्यान से क्या किए हैं। क्वेश्चन को पहले देखें, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, लंबा है थोड़ा, लेकिन इस पर घबराना नहीं है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पहले इसको समझे। हाँ, बहुत ज्यादा लंबा है तो अब इससे भी लंबे जो है क्वेश्चन मिलेंगे। आई समझ में? अब इसी क्लास में मिलेंगे तो क्वेश्चन देख करके नहीं घबराना है। क्वेश्चन देख के हमको सोचना है कि हम कैसे इसका सोल्यूशन करेंगे, ये सोचना है किस स्टेप में हमको जाना है। अब यह नहीं कि कोई सवाल अगर बड़ा दिखे तो भाई ये तो बहुत बड़ा है, ये लगाने लायक नहीं है, इसको पहले ही छोड़ दिया जाए। तो एग्जाम में छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं और बड़े भी क्वेश्चंस होते हैं। हमको सबको सोल्यूशन निकालना है। केवल छोटे क्वेश्चन को हम सॉल्व करके और चाहे कि हम बढ़िया मार्क प्राप्त कर लें तो ऐसा हम नहीं कर सकते। हमको 100% वहां पर वर्क करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्वेश्चन दे करके ना घबराएं कि हाँ ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो क्या किया गया, इसको फिर से एक बार ध्यान से देखें। इसमें दिया गया है कि ABC एक त्रिभुज है और यह वृत्त O है, एक O केंद्र वाला वृत्त है। वृत्त के परिगत यानी इसके बाहर एक ABC त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, जिसमें ABC का BC पर स्थित जो बिंदु D है, यह D बिंदु BC को 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के भागों में विभाजित कर देता है। तो हमें ज्ञात करना है कि AC और AB की लंबाई कितनी होगी, यह हमें ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या किए हैं, सबसे पहले हम लोगों ने इसमें क्या किया, पहले ध्यान दें। पहले हम क्या किए हैं,
यहाँ से OE को मिला दिए हैं और यहाँ से OF को मिला दिए हैं। ठीक है, OE और OF को सबसे पहले मिला दिया गया, इसलिए मिलाए हैं यहाँ पर कि ये भी वृत्त की त्रिज्या है। जब हमारा OD 4 है तो OE भी 4 होगा और OF भी 4 होगा। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, अब हम मान लिए हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में समान होती हैं, इसलिए यहाँ पर BD और BF भी समान होंगे। तो यदि ये 6 है तो ये भी 6 होगा। यहाँ पर CD और C समान होंगे तो यहाँ 8 है तो ये भी 8 होगा। और यहाँ पर AE और AF समान होंगे तो हम इसको भी x मान लिए तो ये भी x ही होगा। ये हमने मान लिया है, ये पहले ही बताए हैं। अब क्या किया गया, अगर त्रिभुज की हमें तीनों भुजाएं ज्ञात हो, अगर कोई त्रिभुज दिया गया हो और त्रिभुज की अगर तीनों भुजा ज्ञात हो, जैसे यहाँ पर पहली भुजा हो गई यहाँ पर 8 से 14 सेंटीमीटर, यहाँ पर 8 धन x सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा 6 धन x सेंटीमीटर है। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजा दी गई हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी। ये पहले ही बताया जा चुका है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी और इंटू s माइनस सी, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। फार्मूला हमको जो हमेशा लर्न करना है। ठीक है, फार्मूला हमेशा लर्न होना, मैंने याद होना चाहिए। अगर फार्मूला नहीं याद होगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पहले इस फार्मूले का हम प्रयोग किए हैं और इस फार्मूले के प्रयोग से पहले हम पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर दिए। अब क्या किए हैं, जब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में किए कि OB, OC और OA को मिलाया गया है। मिलाने से क्या हुआ कि पूरा त्रिभुज जो है 3 भागों में बट गया। एक हो गया OBC, दूसरा हो गया OCA, तीसरा होगा OAB। ये 3 भागों में विभाजित हो गया। अब हम क्या किए कि तीनों भागों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लिया। OAB का क्षेत्रफल निकाला गया, OAB का क्षेत्रफल निकाला गया। तो OAB के क्षेत्रफल में क्या हुआ, ए भुजा, जैसे केवल त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं, अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल में हमको आधार दिया गया हो और ऊंचाई दिया गया हो, आधार और ऊंचाई अगर दी गई हो तो आधार और ऊंचाई का गुणा करके उसका आधा कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। ठीक है, अर्थात 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ क्या करते हैं कि आधार जैसे इसका दिया था 814, इसकी ऊंचाई 4 थी, दोनों का गुणा किए, आधा किए तो 8 × 48, 48 में 4 का गुणा, सॉरी आधार गुणे ऊंचाई तो 48 में 4 का गुणा और उसका हाफ करेंगे तो इसका क्षेत्रफल मालूम हो गया OBC का। उसी तरह से दूसरे त्रिभुज OCA का क्षेत्रफल निकाला गया है और तीसरा त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकाला गया है। फिर यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यानी पहला वाला जो पूरा क्षेत्रफल हम एक बार निकाले थे इस फार्मूले से, वह क्षेत्रफल इस तरह से निकाले गए तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। यहाँ पर लिखे हैं त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल धन त्रिभुज OCA का क्षेत्रफल धन त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। ABC का क्षेत्रफल ये निकाले थे, OBC का यह निकाला गया है, OCA का यह क्षेत्रफल निकाला गया है और ये OAB का क्षेत्रफल निकाला गया है। अब इसको क्या किए, सॉल्यूशन निकाले हैं। तो इसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करके तोड़ा गया है, इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करके तोड़ा गया, 2 × 6 = 12, 2 से 2x। फिर इसको उसी तरह से उतारा गया। अब इसमें x वाले पदों को जोड़ दिया गया है। जैसे देखो यहाँ 2x 2x 4x और 28 16 12, इन तीनों को एक साथ जोड़े तो 28 16 8 से 14 10 44, यानी 28 से 34 44 हो गया, 44 2 46 10 56, ये हो गया हमारा 56 और ये 4x यानी 4x। अब क्या किए हैं, इन दोनों में हम 4 कॉमन निकाल लिए तो यह 14 आ गया। ठीक है, यहाँ हम लोग थोड़ा सा और छोटा कर सकते थे, यहाँ और छोटा किया जा सकता था। सवाल में क्या किया जा सकता था कि x + 14 से x + 14 को हम कटा सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना सब लोग। एक चीज और यहाँ ध्यान दें, यहाँ पर हम लोग जैसे हम 4 से इसको 16 से यहाँ कटाए है ना, तो अभी नहीं। अब जैसे यहाँ हम लोग अगर चाहते तो इसको हम कटा सकते थे, नीचे से ये पूरा कट जाता
और यहाँ अगर कटाते तो ए रूट में बच जाता, रूट में बचता, क्योंकि देखो 4 है जैसे मान लो, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, अब यहाँ रूट में जैसे मान लो 4 दिया है और यहाँ 2 दिया है ना, ऐसे अगर दिया है तो यहाँ रूट में ये तो दोनों बराबर है, ठीक है, लेकिन ये रूट में कहने का मतलब है कि यह संख्या 2 बार दी गई है, रूट का मतलब है कि ये संख्या इसमें 2 बार दी गई है, तो यहाँ पर यक्स धन 14 कहने का मतलब कि ये संख्या जो है इस रूट का 2 बार है। आई बात समझ में, इससे अगर 1 बार कटेगा तो यहाँ पर रूट में हमारा यक्स प्लस 14 1 बचेगा। आई बात समझ में, यहाँ से खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा। अगर अब करते हैं हम लोग तो क्या बच जाता हमारा, यहाँ पर बचता वर्ग करते दोनों पक्षों का तो केवल यहाँ बचता 48 यक्स, अब बराबर यहाँ 4 का वर्ग 16 है, और यहाँ का वर्ग नहीं करना पड़ता, केवल हमारा बच जाता है यक्स धन 14 बस, यानी हमको स्क्वायर वाला झंझट खत्म हो जाता है, समीकरण निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, द्विघाती समीकरण नहीं बनाना पड़ता। लेकिन यहाँ यह ध्यान हमको रखना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिक्स है इसमें कि इसके साथ इसको हम कटा सकें और हमको मालूम हो कि कटाएंगे तो कितना बचेगा। आगे बेस समझ में, तो यार छोटा थोड़ा सा सवाल में हमारा क्या होगा, संक्षिप्त हो जाएगा। तो इसमें अब यह दोनों को बराबर करके फिर द्विघाती समीकरण बनाया गया है, और द्विघाती समीकरण बनाने के बाद एक यक्स का वैल्यू -14 आया है, दूसरे यक्स का वैल्यू 7 आया है, क्योंकि यक्स का मान ऋणात्मक नहीं होता है, क्योंकि किसी वस्तु की या किसी त्रिभुज की लंबाई ऋणात्मक नहीं होती, इसीलिए x बराबर हम 7 लिए हैं। और जब x बराबर 7 लेंगे यहाँ पर ए बी बराबर 6 धन 7 13 सेंटीमीटर और AC बराबर 7 धन 8 15 सेंटीमीटर, ये हमारा दोनों आंसर है।